बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी अहम समाअत हुई है और आज मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी ने प्री प्लान जो बदमाशी की है और जो एडवोकेट जनरल सिंध के ज़रिए बदतमीज़ी की गई है चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब के साथ। आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस से बड़ी तकलीफ़ है और चीफ़ जस्टिस ने भी आज जो मुराद अली शाह और सिंध हुकूमत के साथ किया है और जो बड़ा अहम हुक्म जारी कर दिया है, उसके बाद मुराद अली शाह के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के गुब्बारे से हवा निकल गई है और सिकंदर सुल्तान राजा कप्तान के पाँव पड़ गए हैं। बड़ी अहम तफसीलात है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड की टीम को धमकियां देने वाली जो ईमेल थी, जिसके बारे में आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें कहा गया कि ईमेल जो धमकी अमेज़ ईमेल थी उसका जो आईपी एड्रेस था वो पहले सिंगापुर फिर भारत से लिंक था। मुलजमान ने वीपीएन के ज़रिए ईमेल की और उस ईमेल के ज़रिए डराया धमकाया गया और ये बेसिकली भारत का ही सारा किया धरा था। और अब ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है, सबूत सामने आ गए हैं कि एक ईमेल है जिसकी बुनियाद पर धमकी दी जा रही है न्यूजीलैंड की टीम को और वो ईमेल भारत से की जा रही है और फेक तरीके से फ्रॉडुलेंटली कोशिश की गई है कि सिंगापुर का एड्रेस है, लेकिन इदारों ने पकड़ लिया है कि ये भारत से ही ईमेल की गई है। उसके बाद क्या मरियम नवाज़ मोदी को कुछ कहेंगी, भारत के बारे में ये कहेंगी कि ये भारत की साजिश थी या सिर्फ पाकिस्तान के हरे पासपोर्ट, क्योंकि इनका पासपोर्ट जब्त हुआ पड़ा है और इनको मिलना कोई नहीं, लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा है और इनको जो ज़मानत दी गई थी और बाहर इनको जाने कोई नहीं देता, इस वजह से हरे पासपोर्ट से इनको नफ़रत हो गई है। ये नफ़रत बेसिकली हरे पासपोर्ट से नहीं है बल्कि पाकिस्तान से है, जो इनका रियासत से बुग़्ज़ है वो सामने वाज़े नज़र आता है। मुकदमा एफआईए इंस्पेक्टर वसीम खान के बयान पर दर्ज किया गया है। एफआईए के साइबर क्राइम विंग के मुताबिक इंटरपोल की जानिब से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में इंक्वायरी के बाद दर्ज किया गया है और इसमें जो दफ़ात शामिल की गई हैं जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, साइबर टेररिज्म सेक्शन 109 और 506 के तहत दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे के मुताबिक मुलजमान की जानिब से ईमेल के ज़रिए हमला करने की इतला दी गई, होटल और जहाज़ में बम रखने की धमकी भी दी गई थी। इस पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये नामालूम मुकदमा है और इसमें भारत से जो कुछ हुआ और भारत ने जो कुछ किया उसका जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जिस फेक आईडी से मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने सारी की सारी बनाई और कैसे ये सारे का सारा फ्रॉड किया। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर आपको ये भी पता है कि न्यूजीलैंड की टीम जब न्यूजीलैंड पहुंची तो न्यूजीलैंड बोर्ड ने वो तस्वीर शेयर की ट्विटर पर, लेकिन कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। क्यों कर दिया? उनको पता था कि पूरी दुनिया से उनको जूते पड़ेंगे जो उन्होंने बुज़दिली दिखाई है और जानबूझकर उन्होंने ड्रामा किया है। फिर मामला आ जाता है और वो है चीफ़ जस्टिस गुलजार का। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थे। फुल बेंच आज समाअत कर रहा था। जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी साथ मौजूद थे और सिंध के हवाले से पहले भी बड़ी अहम और हिस्टोरिकल डिसीजन सामने आए और मुराद अली शाह सिंध हुकूमत के हवाले से, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने ना सिर्फ इस बात पर आवाज़ उठाई और सिंध हुकूमत ने कहा कि चीफ़ जस्टिस गुलजार या अदालतें हमें बेइज्जत कर रही हैं या हमारे ख़िलाफ़ ऐसे रिमार्क्स दे रही हैं। उसके बाद फिर इन्होंने एक अपने नौकर के ज़रिए चीफ़ जस्टिस को गालियाँ निकलवाईं। जब वो गालियों वाला पकड़ा गया और उसने सबके नाम बता दिए तो फिर 15 एमएनए और मिनिस्टर्स को तलब किया गया एफआईए ने और एफआईए ने बयान रिकॉर्ड किए। वो आज तक केस पेंडिंग है। तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अब दोबारा आज इनके साथ जो कुछ हुआ है, इन्होंने किया एडवोकेट जनरल सिंध को समझा कर भेजा कि जितनी बदतमीज़ी की जा सकती है आप करें, आपको मैक्सिमम ओहदे से जाना पड़ेगा, आपको कोई और आला ओहदा दे देंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस गुलजार पर गुस्सा निकालना चाहते थे, लेकिन चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने वो आज उनकी दुर्गत बनाई है कि जो हर शख्स ने अदालत में बैठे सुनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तजावुज़ात केस में बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को हर साल अरबों रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये इतने भिखारी हैं
कि हर बात पर कहते थे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो जज साहब ने कहा भी आपको जो अरबों रुपए मिलते हैं, कोई थोड़ा सा आवाम पे भी लगा लो, या सारा कुछ खुद ही हड़प किए जा रहे हैं, को आवाम की भी फलाह बहबूद के लिए कुछ सोचें। सूबाई हुकूमत को शर्म नहीं आती, शेम ऑन सिंध हुकूमत, ये भी अदालत ने कहा, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में जो है वो केसेस की समाअत की। एडवोकेट जनरल सिंध सुलेमान तालिबुद्दीन अदालत में पेश हुए और बताया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिसके मुताबिक 6006 एकड़ ज़मीन पर तरक्याती काम होंगे। सिंध हुकूमत ने बैरिया टाउन वाले पैसों में से 10 अरब रुपए मांगे हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वो अलग मामला है, 10 अरब रुपए जो आपने मांगे हैं, तो आपने से पहले बैरिया टाउन को नवाजा, आपने अल्ले तल्लों में उनको ज़मीन दी, अब उसमें से आप हिस्सा भी लेना चाहते हैं। जो फ़ाइन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया वो मामला अलग पेंडिंग पड़ा है, वो अलग उसका फैसला होगा। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि वफाकी हुकूमत के पास सिंध हुकूमत के 20 अरब रुपए पड़े हैं। सिंध हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि लोगों को वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस में बैठने की इजाज़त दे दें, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि जनाब ऑर्डर कर दें तो हम बिठा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया आपने कुछ नहीं किया सूबे में। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा जब महदूद वसाइल होते हैं तो मुश्किलात होती हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा आपकी तरजीहात कुछ और हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम मुआवनत करना नहीं है, आपने ज़मीन औने पौने बेच दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि बैरिया टाउन से मिलने वाले पैसे कहाँ खर्च होंगे। ये इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और क्या जूते पड़ेंगे सिंध हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपने औने पौने में ज़मीन बेची बैरिया टाउन वालों को, अब उनसे फ़ाइन लिया है, उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी कि किसको जाना है। साथ ही गुज़श्ता अदालत ने कहा गुज़श्ता 6 माह से अमल दरामद बेंच के लिए बेंच के इंतज़ार में बैठे हैं, लोगों की बहाली के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा गुज्जर नाला मुतासरीन के लिए 10 अरब रुपए की ज़रूरत है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत का बजट कितना है। एडवोकेट जनरल ने कहा जी मुझे पता नहीं है, तो अदालत ने कहा हम बता देते हैं, जो बजट है वो कई सौ अरब रुपए का है और मुतासरीन के लिए आपके पास 10 अरब रुपए भी नहीं है। कई सौ अरब के बजट में से 10 अरब रुपए भी आपके पास नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप रास्ता निकालें, लोगों की बहाली कराएं, और इस तरह ये काम नहीं चलेगा जो आपने ड्रामा बनाया हुआ है। साथ ही सरजनश की एडवोकेट जनरल सिंध की और कहा मिस्टर एडवोकेट जनरल सिंध जिस तरह आप बात करें ये कोई तरीका नहीं है। एडवोकेट जनरल सिंध ने इस्तदा की कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में मुतासरीन को घर दिए जाएँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए गंद है पूरा कराची, सर से पाँव तक जो गंद मचाया हुआ है ये कराची शहर है, ये शहर नहीं कचरा है। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कोई सड़क देख लें, कोई गली देख लें, मुल्क के हुक्मरान रहते हैं, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए पानी भर जाता है और उसके बावजूद आप लोगों को ना शर्म आती है ना हया आती है। सियासी झगड़े अपनी जगह, मगर लोगों को तो सर्विस दें। ये आज अदालत ने खुल के कह दिया कि सियासी झगड़ा यही है ना कि कराची वालों ने आपको वोट नहीं दिया, इस वजह से आप कराची के लोगों को सज़ा दे रहे हैं। सियासी झगड़े अपनी जगह, अगर नहीं दे सकते सर्विस तो जाएँ किसी और को आने दें और जान छोड़ें, अवाम की जान छोड़ें। अदालत ने रिमार्क्स दिए एडवोकेट जनरल सिंध का अदालत के सामने बयान मुनासिब नहीं है। माजी में हुकूमत सिंध कहती रही है कि मुतासरीन बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं किया। नस्ला टावर की तामीरात से मुतल्लिक जो केस था और एडवोकेट मुनीर मलिक साहब पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त दी, ये रिव्यू पिटीशन थी कि नस्ला टावर ना गिराया जाए, जो अदालत ने खारिज कर दी और अदालत ने कहा है कि वहाँ बनी हुई दीवार नहीं गिराई, इस दीवार को अभी जाकर गिराएँ। और साथ अदालत ने कहा कि आपका टाइटल डॉक्यूमेंट कहाँ है। मुनीर मलिक साहब बार बार कह रहे थे हमने पैसे दिए हैं, तो अदालत ने कहा आपका टाइटल डॉक्यूमेंट किधर है। इस पर वकील ने बताया कि हमारा टाइटल डॉक्यूमेंट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पास है। अदालत ने कहा सिंधी मुस्लिम के पास तो खुद कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस पर वकील ने अदालत से सिंधी मुस्लिम को नोटिस करने की इस्तदा की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा हम इनको क्यों नोटिस दें, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी सड़क किसी को नहीं दे सकता, आप अपना टाइटल डॉक्यूमेंट दिखा दें। 780 गज़ आपकी ज़मीन थी, 1000 गज़ से ऊपर आप कैसे चले गए। और इस पर वकील ने कहा शहराए फैसल के दोनों तरफ में लोगों को इजाफी ज़मीन दी गई है। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर ने अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट दी है, वो अपनी रिपोर्ट के साथ खड़े हैं, सब छोड़ें और अपना टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाएं। क्योंकि टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं था तो अदालत ने उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी और नस्ला टावर गिराने की राह में जो आखिरी रुकावट थी वो भी ख़त्म हो गई। फिर अब इलेक्शन कमीशन के गुब्बारे से जो हवा निकली है, इलेक्शन कमीशन ने आज एक अहम इजलास बुलाया है। इलेक्शन कमीशन को अब इस बात की समझ लग गई है कि अब कप्तान हमें छोड़ने वाला नहीं है, इस वजह से हमें कोई राह निकालना होगा और कहीं ना कहीं कप्तान को फैसिलिटेट करना होगा।
इसके बगैर हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए नई हल्का बंदियाँ करने पर इतफ़ाक़ किया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात में RTS के इस्तेमाल पर भी इतफ़ाक़ किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा RTS की खामियां नादरा से मिलकर दूर की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने गलतियों से पाक EVM तैयार करने की भी हदायत की और EVM के इस्तेमाल पर वो राज़ी हो गए हैं और जो खामियों से पाक EVM है उसके लिए भी उन्होंने अपनी जो टीम है उसको भी कह दिया है कि आप हुकूमती टीम के साथ मिलकर काम करें। वोटर फहरिस्त जो सबसे अहम काम है, वोटर फहरिस्तों की डोर टू डोर तस्दीकी मुहिम शुरू करने पर भी इतफ़ाक़ किया गया है। नई हल्का बंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी पर होंगी। आइंदा इंतखाबात में फिर RTS के इस्तेमाल पर भी असूली इतफ़ाक़ किया गया और इलेक्शन कमीशन इजलास में फ़ैसला किया गया है कि जो तकनीकी कमेटी है EVM पर वो जायज़ा जल्द मुकम्मल करे, हुकूमत के साथ मुशावरत करे और अगले इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल होगा और जो अगला इलेक्शन है वो गलती और ख़ामी से पाक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ होगा और हम इस हक़ में हैं। ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। सिकंदर सुल्तान राजा को ये बात समझ आ गई है कि जिस तरीके से पूरी हुकूमत मेरे पीछे पड़ गई है, अब मेरे लिए या नौकरी बचानी होगी। अगर मैं नौकरी में रहूँगा तो मैं मरीम नवाज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाऊँगा, नौकरी ही चली गई तो मेरे पल्ले क्या बचेगा और ना मरीम नवाज़ को कुछ मिलेगा ना नून लीग को कुछ मिलेगा। अब इस वजह से वो कप्तान से जो पंगा लिया था उससे पीछे हटना शुरू हो गए हैं और कप्तान के पाँव पड़ गए हैं। और कप्तान क्या जो मुतालबा है, कप्तान का मुतालबा कौन सा है? आज भी कप्तान ने ये बात की है कि हर इलेक्शन के बाद कहते हैं धांधली हुई है, तो फिर कोई हल भी तो बताएं ना, कुछ करने तो दें। और यही खान कह रहे हैं और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन अब ठंडा हो गया है और इलेक्शन कमीशन बात मानने की तरफ आ गया है। उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में, और हमारा ख्वाब है इंशाअल्लाह कभी पूरा होगा, कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।